प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सकुशल होंगे। आज जो हमारे 4th सेमेस्टर में कहानी के 2 कहानियाँ हैं, जिसमें पहली कहानी है बोलने वाली औरत। ठीक है, ममता कालिया जी द्वारा रचित बोलने वाली औरत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में ये जो प्रमुख पात्र हैं, ये एक पूरी परिवार पर आधारित है कहानी, जिसमें एक नारी के जीवन को बहुत ही बारीकी से दर्शाने का प्रयत्न किया है ममता जी ने। तो यहाँ पर जो इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं वो है बीजी। बीजी के बाद है कपिल, दीपशिखा। ठीक है, बीजी का बेटा है कपिल और कपिल की पत्नी है दीपशिखा। उनके 2 बच्चे हैं और एक उनके घर में नौकरानी है मीरा, और एक जगह पड़ोसन नीता का नाम आता है। ठीक है, जिसका कोई बहुत ज़्यादा तो इस कहानी में संवाद नहीं है उसके, तो अप्रत्यक्ष रूप से ही उसका नाम आता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं ममता कालिया जी द्वारा रचित बोलने वाली औरत, जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है, बोलने वाली औरत। यह झाड़ू किसने सीधी खड़ी की? बीजी ने तोरियां चढ़ाकर विकट मुद्रा में पूछा। जवाब न मिलने पर उन्होंने मीरा को धमकाया। मीरा उनके घर की नौकरानी। इस तरह फिर कभी झाड़ू की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। शायद बीजी ये कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई, क्योंकि उन्हें पता था कि नौकरानी कितनी मुश्किल से मिलती है। वे कहना चाहती थी कि मीरा को काम से निकाल देगी, पर उन्हें पता था कि नौकरानी कितनी मुश्किल से मिलती है। फिर मीरा तो वैसे ही हमेशा छोड़ू छोड़ू मुद्रा में रहती थी, और मीरा हमेशा ही कहती थी कि वह ये काम छोड़ देगी। तो कह नहीं पाई बीजी, लेकिन उसने मन में सोचा। मैंने नहीं रखी, मीरा ने ऐंठकर जवाब दिया। क्यों रखी थी? तुझे इतना नहीं मालूम कि झाड़ू खड़ी रखने से घर में दलिद्र आता है, कर्ज बढ़ता है, रोग जड़ पकड़ लेता है? यह तो मैंने कभी नहीं सुना। जाने कौन गांव की है तू? माँ के घर से कुछ तो सीख कर नहीं आई। काके का काम वैसे ही ढीला चल रहा है, तू और झाड़ू खड़ी रख। तो वो क्या कहना चाहती है यहाँ पर? बीजी किसको कह रही है? अपने बेटे कपिल की पत्नी दीपशिखा से ये बातें कहती है, जब मीरा मना कर देती है कि मैंने झाड़ू नहीं रखी। ठीक है, तो अगला जो टारगेट होता है बीजी का, वो कौन होता है? दीपशिखा। तो दीपशिखा को यहाँ पूरा दीपशिखा ने लेकर शिखा नाम लिया जाता है कहानी में उसका। तो यहाँ पर बीजी फिर भाई मीरा ने नहीं रखी झाड़ू, तो फिर शिखा ने रखी होगी, तो फिर वो शिखा को कहती है। और काके का जो प्रयोग हुआ है वो अपने बेटे कपिल के लिए करती है यहाँ पे कि तो वो कहती है कि काके का काम वैसे ही ढीला चल रहा है, कि उसका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, और कहती है तू और झाड़ू खड़ी रख, यही सीख है तेरी। कहते हैं कि यही सीखा है अभी तक तूने कि झाड़ू को सीधा खड़ा रख दिया। मेरा ख्याल है झाड़ू गुसलखाने के बीचों बीच भीगती हुई पसरी हुई छोड़ देने से दलिद्र आ सकता है, और तीलियां गल जाती हैं, रस्सी ढीली पड़ जाती है, और गंदी भी कितनी लगती है। ये बात कौन कहती है? शिखा, यानी बीजी के बेटे की बहू। आज तो मैंने माफ़ कर दिया, फिर भी कभी झाड़ू खड़ी न मिले, समझी? इस बात में कोई तुक नहीं है बीजी, झाड़ू कैसे भी रखी जा सकती है। बीजी झुंझला गई। कैसी जाहिल और जिद्दी लड़की ले आया काका। लाख बार मना करने के बाद भी, पर नहीं, उसके सिर पर तो भूत सवार था। ठीक है, और उसके बाद शिखा को हंसी आ गई। ठीक है, बीजी अपने को बहुत सही और समझदार मानती है, जबकि अक्सर उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता है। उसे
हंसते देखकर बीजी का खून खोल गया। यानी बीजी उसे डांट रही थी, लेकिन फिर भी शिखा की मुस्कुराहट जब उसके होठों पर देखी तो बीजी का गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया। इसे तो बिल्कुल अक्ल नहीं, उन्होंने मीरा से कहा। अब और तो कोई वहाँ पे था नहीं, तो मीरा से कहती है कि इसको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। बीजी चाय पिएंगी? शिखा ने पूछा। बीजी उसकी तरफ पीठ करके बैठी रही, यानी बीजी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ पीठ करके बैठी रही। शिखा की बात का जवाब देना वे ज़रूरी नहीं समझती। वैसे भी उनका ख्याल था कि शिखा के स्वर में खुशामद की कमी रहती है, और बीजी ऐसा मानती थी कि शिखा जो है उसका स्वर में खुशामद नहीं होती है, यानी बहुत ज़्यादा कुछ सहनशीलता या फिर चापलूसी टाइप का उसके शब्दों में नहीं होता है। शिखा ने चाय का गिलास उनके आगे रखा तो वे भड़क गई। वैसे ही मेरा कब्ज के मारे बुरा हाल है, तू चाय पिला पिला कर मुझे मार डालना चाहती है? शिखा ने और बहस करना स्थगित किया, यानी बंद किया। उसने सोचा कि और बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और चाय का गिलास लेकर कमरे में चली गई। शिखा का शोहर कपिल, यानी शिखा का पति कपिल, अपने घर वालों से इन अर्थों से भिन्न था कि आमतौर पर उसका सोचने का एक मौलिक तरीका था। शादी के ख्याल से जब उसने अपने आसपास देखा तो कॉलेज में उसे अपने से 2 साल जूनियर बीएससी में पढ़ती शिखा अच्छी लगी थी। सबसे पहली बात यह थी कि वह उन सब औरतों से एकदम अलग थी जो उसने परिवार और अपने परिवेश में देखी थी। शिखा का पूरा नाम दीपशिखा था, लेकिन कोई नाम पूछता तो वह महज नाम नहीं बताती। मेरे माता पिता ने मेरा नाम गलत रखा है, मैं दीपशिखा नहीं अग्निशिखा हूँ, वह कहती। यानी जब कपिल के सामने विवाह का प्रश्न आया तो उसने अपने परिवार और परिवेश में जैसी औरतों को देखा था, वो यही चाहता था कि उसकी जो पत्नी हो उसके विचार बहुत मौलिक हों, सबसे अलग हों और बिल्कुल अलग थलग सी हो वो कुछ, ठीक है, सबके जैसा एक जैसा व्यवहार ना हो, सभी औरतों जैसा उसका। और इसमें उसने अपने से 2 साल जूनियर बीएससी में पढ़ रही शिखा में वो बातें नज़र आई। और शिखा जो थी वो अपना नाम, जब उससे कोई उसका परिचय पूछता तो अपना नाम यहाँ बताती है, दीपशिखा ने कहकर कहती मैं अग्निशिखा हूँ। अग्निशिखा की तरह ही वह हमेशा प्रज्वलित रहती, कभी किसी बात पर कभी किसी सवाल पर वह उसकी तेज़ी देखने लायक होती। उसकी वक्रता से पिता के व्यवसाय में भी लगा था। उसकी वक्रता से प्रभावित होकर कपिल ने सोचा कि वह शिखा को पाकर रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ वह पिता के व्यवसाय में भी लगा था, इसलिए शादी से पहले नौकरी ढूंढने की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। बिना किसी आडंबर, दहेज या नखरे के एक सादे समारोह में वे विवाह सूत्र में बंध गई। शिखा उसकी आत्मनिर्भरता, खूबसूरती और स्वतंत्र सोच से प्रभावित हुई। तब उसे यह नहीं पता था कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग संसार हैं। देखिए ये बात बहुत अच्छी कही है यहाँ पर ममता जी ने, कि उस समय तक शिखा जो थी उसको ये नहीं पता था कि किसी पुरुष से प्रेम करना एक अलग बात है और उस पुरुष से विवाह करने के बाद जो का जीवन है वो बिल्कुल अलग होता है। एक में भावना और दूसरे में व्यवहार की ज़रूरत होती है। दुनिया भर में विवाहित औरतों का केवल एक स्वरूप होता है, उन्हें सहमति प्रदान जीवन जीना होता है। अपने घर के कारा में वे कैद रहती हैं। हर एक की दिनचर्या में अपनी तरह का समरसता रहती है। हर एक के चेहरे पर अपनी अपनी तरह की ऊब। हर घर का एक ढर्रा है जिसमें आपको फिट होना है। कुछ औरतें इस ऊब में श्रृंगार का मुलम्मा चढ़ा लेती हैं, पर उसके श्रृंगार में भी एक रास्ता होती है। शिखा अंदाज लगाती सामने वाले घर में नीता ने आज कौन सी साड़ी पहनी होगी, और प्राय उसका अंदाज़ा ठीक निकलता। यही हाल लिपस्टिक के रंग का और बालों के स्टाइल का था। दुख की बात यही थी कि अधिकांश औरतों को इस ऊब और कैद की कोई चेतना नहीं थी। वे रोज़ सुबह 9:30 बजे सासों मतलब अपने घर की बीजी, मतलब सासू माँ के लिए सब प्रयोग हुआ है, नौकरों, नौकरानियों, बच्चों, माली और कुत्तों के साथ
घरों में छोड़ दी जाती। अपना दिन तमाम करने के लिए वहीं लंच पर पति का इंतजार, टीवी पर बेमतलब कार्यक्रमों को देखना और घर भर के नाश्ते खाने, नखरों की नोक पर पलक संवारना। चिकनी महिला पत्रिकाओं के पन्ने पलटना, दोपहर को सोना, सजे हुए घर को कुछ और सजाना, सास की जी हुजूरी करना और अंत में रात को एक जड़ नींद में लुढ़क जाना। ये यहाँ देखिए ममता जी कहती हैं कि प्रत्येक औरत का विवाह के बाद का ये जीवन का रूटीन बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार का जीवन वो जीती है। जब वो एक प्रेमिका होती है तो उसका जीवन बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जैसे ही वो उस पुरुष की पत्नी बनकर जब उसके घर में आती है तो कहता है कि उसका जो जीवन है वो एक रोज़मर्रा के ढर्रे में चलने लग जाता है। कपिल के घर आते ही बीजी ने उसके सामने शिकायत दर्ज की। तेरी बीवी तो अपने को बड़ी चतुर समझती है, अपने आगे किसी की चलने नहीं देती, खड़ी खड़ी जवाब टिकाती है। कपिल को गुस्सा आया। शिखा को एक अच्छी पत्नी की तरह चुप रहना चाहिए, खास तौर पर माँ के आगे। इसने घर को कॉलेज का डिबेटिंग मंच समझ रखा है और माँ को प्रतिपक्ष का वक्ता। उसने कहा, मैं उसे समझा दूंगा, आगे से बहस नहीं करेगी। उल्टी खोपड़ी की है बिल्कुल, वह समझ ही नहीं सकती। माँ ने मुँह बिचकाया। यानी जब कपिल ने कहा कि मैं उसे समझा दूंगा, और देखिए आज वही कपिल जो शिखा के मौलिक विचारों से इतना प्रभावित था, उसके तर्क वितर्क करने से इतना प्रभावित था कि उसे वो सबसे अलग लड़की लगी और जिस कारण से उसने विवाह किया। आज उसी शिखा की जो माँ के साथ छोटी सी एक तर्क वितर्क से ही कपिल जो है उसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, और वो क्या कहता है कि शिखा ने इस घर को डिबेटिंग मंच समझ रखा है और माँ को प्रतिपक्ष का वक्ता समझ रखा है। तो हम देखते हैं कि कपिल के विचारों में कितना अंतर आ जाता है। और फिर बीजी कहती है कि उल्टी खोपड़ी की है बिल्कुल, वह समझ ही नहीं सकती। माँ ने मुँह बिचकाया। रात उसने कमरे में शिखा से कहा, तुम माँ से क्यों उलझती रहती हो दिन भर? इस बात का विलोम भी उतना ही सच है। तो शिखा कहती है कि इस बात का विलोम भी उतना ही सच है कि मैं नहीं, बीजी भी उतना ही मुझसे उलझती है। हम विलोम अनुलोम की बात नहीं कर रहे हैं, एक संबंध है जिसकी इज्जत तुम्हें करनी होगी, गलत बातों की भी। तो शिखा कहती है, क्या मुझे गलत बातों की भी इज्जत करनी होगी? माँ की बात कोई गलत नहीं होती। यहाँ पर कपिल शिखा को समझाते हुए कहता है कि माँ की कोई भी बात गलत नहीं होती। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, शिखा कहती है, लेकिन कपिल तैस में आ गया। तुमने माँ को इम्परफेक्ट कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमेशा ज़्यादा बोल जाती हो और गलत भी। तुम मेरी आवाज़ बंद करना चाहते हो? तो शिखा कहती है, तुम मेरी आवाज़ बंद करना चाहते हो? मैं एक शांत और सुरुचिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। ठीक है, तो कपिल कहता है कि मैं तुम्हें बंद नहीं करना चाहता, तुम्हारी आवाज़ बंद नहीं करना चाहता, लेकिन कहता है कि मैं एक शांत और सुरुचिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। शिखा अंदर तक जल गई। आज कपिल की बातों को सुनकर शिखा को बहुत ही दुख हो रहा था। ठीक है, इस उत्तर से क्योंकि यह जो उत्तर था हजार नए प्रश्नों को जन्म दे रहा था। उसने प्रश्नों को होठों की क्लिप में दबाया और सोचा अब वह बिल्कुल नहीं बोलेगी, यहाँ तक कि ये सब उसकी आवाज़ को तरस जाएंगे, ऐसा उसने निश्चय किया। और देखिए, लेकिन यह निश्चय उससे निभ नहीं पाता। कैसे निभ सकता था उससे? क्योंकि स्वच्छंद विचारों की लड़की रही वो। ठीक है, बहुत जल्द कोई ना कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता कि ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती और एक बार फिर बदतमीज़ बदजुबान कहलाई जाती। तब शिखा बेहद तनाव में आ जाती। उसे लगता घर में जैसे टॉयलेट होता, ऐसे एक टॉयलेट भी होना चाहिए जहाँ खड़े होकर वह अपना गुबार निकाल ले, जंजीर खींचकर बातें बहा दे और एक सभ्य शांत मुद्रा में बाहर आ जाए। उसे यह भी बड़ा अजीब लगता कि वह लगातार ऐसे लोगों से मुखातिब है जिन्हें इस भारी भरकम शब्दकोश की ज़रूरत नहीं है और घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ दो शब्दों की दरकार थी, जी हाँ जी।
ठीक है। और ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ जो शिखा सोच रही है, पहले तो सोचती है कि काश घर में जो टॉयलेट होता है उस तरह से एक टॉयलेट भी होता और वह अपनी बातों को जंजीर खींचकर उसमें बाहर आती और एक शांत मुद्रा में वह बाहर आ जाती, ठीक है। लेकिन वो ये भी सोचती है कि वो ऐसे लोगों के सामने अपने विचार रख रही है जो उनके इन विचारों से मुखातिब यानी सुनना ही नहीं चाहते उसके विचारों को, ठीक है। उन्हें इस भारी भरकम शब्दकोश की आवश्यकता ही नहीं है। और अब वो सोचती है कि घर को चलाने के लिए एक स्त्री के लिए केवल 2 ही शब्द ज़रूरी होते हैं, एक जी और एक हाँ जी, ठीक है। कल छोले बनेंगे, जी छोले बनेंगे, ठीक है। यहाँ वो थोड़ा सा संवाद देती है कि यदि आपसे कोई पूछ रहा है कल छोले बनेंगे तो आप सीधे कहो जी हाँ कल छोले बनेंगे। पाजामों के नाड़े बदले जाने चाहिए, हाँ जी पाजामों के नाड़े बदले जाने चाहिए, ठीक है। और उसने अपने जैसी कई स्त्रियों से बात करके देखा, सब ने अपने घर वालों के लिए बेहद संतोष और गर्व था। यानी सभी स्त्रियों के अंदर उसने देखा कि वे बेहद अपने आप को संतोष महसूस कर रही थी और अपने परिवार पर गर्व कर रही थी। हमारे तो ये ऐसे हैं, हमारे तो वो वैसे हैं, जैसे कोई नहीं हो सकता। हमारे बच्चे तो बिल्कुल लवकुश की जोड़ी हैं। हमारा बेटा तो पढ़ने में इतना तेज है कि पूछो ही मत। शिखा को लगता कि शायद उसी में कोई कमी है। तो इस तरह संतोष जो वह इस तरह से संतोष में लबालब भरकर मेरा परिवार महान के राग नहीं अलाप सकती, ठीक है। तो वो जब दूसरी स्त्रियों की बातें सुनती तो उसे महसूस होता कि शायद परिवार में नहीं उसमें स्वयं में ही कोई कमी है। रात को बिस्तर पर पड़े पड़े वह देर तक सोती नहीं, सोचती रहती कि उसकी नियति क्या है, न जाने कब कैसे एक फुल टाइम गृहिणी बनती गई, जबकि उसने ज़िंदगी की एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखी थी। कितना अजीब होता है कि 2 लोग बिल्कुल अनोखे अकेले अंदाज में इसलिए नज़दीक आए कि वे एक दूसरे की मौलिकता की कद्र करते हों, महज इसलिए टकराए क्योंकि अब उन्हें मौलिकता बर्दाश्त नहीं। अब देखिए रात को बिस्तर पे पड़े पड़े उसे नींद नहीं आती, उसकी आत्मा उसे अंदर से कचोटती, उससे प्रश्न करती कि कैसा समय आ गया उसके लिए। जब कपिल उसे पहली बार मिला था, एक ऐसा पुरुष जो उसके अनोखे अंदाज से ही प्रभावित हुआ था, जो उसके एक दूसरे की मौलिकता की कद्र करते थे, और कहती है कि आज वही मौलिकता उनके टकराव का सबसे बड़ा कारण बन गई है। तो ये कैसी विडंबना है। ये बातें सोचते हुए जो है शिखा को नींद भी नहीं आती। दरअसल वे दोनों अपने अपने खलनायक के हाथों मार खा रहे थे। यह खलनायक था रूटीन, जो जीवन की खूबसूरती को दीमक की तरह चाट रहा था। कपिल चाहता था कि शिखा एक अनुकूल पत्नी की तरह रूटीन का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे अपने मौलिक सोच विचार के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। शिखा की भी यही उम्मीद थी। उनकी ज़िंदगी का रूटीन का ढर्रा उनसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। तो अलसुबह वह कॉलबैक की पहली कर्कश ध्वनि के साथ जग जाता और रात 12 के टन के घंटे के साथ सोता। बीजी घर में इस रूटीन की चौकीदार तैनात थी। वह दिनचर्या में जरा सी भी देर सवेर उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। शिखा जैसे तैसे रोज़ के काम निपटाती और जब समस्त घर सो जाता तो हाथ मुंह धो कपड़े बदल एक बार फिर अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती। उसे सोने में काफ़ी देर हो जाती और अगली सुबह उठने में भी। उसके सभी आगामी काम थोड़े पिछड़ जाते। बीजी का हिदायतनामा शुरू हो जाता। वह यह आधी आधी रात तक बत्ती जलाकर क्या करती रहती है, तो ऐसे ही घर चलाता है। तो ऐसे कहाँ घर, कोई ऐसे कहाँ घर चलाता है। ससुर जी का भी वही पुराना सीखा हुआ प्राचीन काल का मुहावरा टिका देते हुए भी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वगैरह वगैरह हिदायतें सही होती पर शिखा को बुरी लगती। वह बेमन से झाड़न पोछे में रोज़नामा हाथ से उठा लेती, जबकि उसका दिमाग किताब कागज और कलम की मांग करता रहता। कभी कभी छुट्टी के दिन कपिल घर के कामों में उसकी मदद करता तो बीजी टोकती थी, ये औरतों वाले काम करता तू अच्छा लगता है, तू तो बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया है। घर में एक सहज और संगन संबंध को लगातार ठोक पीट कर यांत्रिक बनाया जा रहा था। एकांत में जो भी तन्मयता पति पत्नी के बीच लेती
जन्म लेती दिन के उजाले में उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती। बीजी को संतोष था कि वे परिवार का संचालन बढ़िया कर रही है। वे बेटे से कहती, तू फिक्र मत कर, थोड़े दिनों में मैं इसे ऐन पटरी पर ले आऊँगी। जैसे कि वो कोई एक जीवित प्राणी न होकर मान लीजिए कि कोई व्हीकल के रूप में बीजी ऐसी बात कहती। ठीक है। पटरी पर शिखा तब भी नहीं आई। अब वह 2 बच्चों की माँ हो गई थी। बस इतना भर हुआ कि उसने अपने सभी सवालों का रुख अन्य लोगों से हटाकर कपिल और बच्चों की तरफ कर लिया। बच्चे अभी कई सवालों के जवाब देने लायक समझदार नहीं हुए थे, बल्कि लाड प्यार में दोनों के अंदर एक तर्कातीत तुनकमिनाजी आ बैठी थी। स्कूल से आकर वे दिन भर वीडियो देखते, गाने सुनते, आपस में मारपीट करते और जैसे तैसे अपना होमवर्क पार लगाकर सो जाते। कपिल अपने व्यवसाय में बचा हुआ समय अखबारों, पत्रिकाओं और दोस्तों में बिताता। अकेली शिखा घर की कारा में कैद घटनाहीन दिन बिताती रहती। यह जीवन के पिछले 10 सालों और अगले 20 सालों पर नज़र डालती और घबरा जाती। क्या उसे वापस अग्नि शिखा की बजाय दीप शिखा बनकर ही रहना होगा? मंदीप और मधुर मधुर जलना होगा? वह क्या करे अगर उसके अंदर तेल की जगह लावा भरा पड़ा है? यानी वह सोचती कि इसमें उसकी क्या गलती है यदि उसके अंदर तेल की जगह लावा भरा हुआ है। यानी वो हर चीज़ के लिए विद्रोह करना चाहती, लेकिन कोई भी उसकी बात को अहमियत नहीं देता था। यदि उसकी बात सत्य होती, सही होती, तब भी उसे ही गलत ठहराया जाता। उसे रोज़ लगता कि उन्हें अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहिए। इसी उद्देश्य में उसने कपिल से कहा, क्यों नहीं हम 2-4 दिन के लिए कहीं घूमने चले? कहाँ? कहीं भी, जैसे जयपुर या आगरा। वहाँ हमें कौन जानता है। फिजूल के एक नई जगह जाकर फंसना। वहाँ देखने को बहुत कुछ है। हम घूमेंगे, कुछ नई और नायाब चीज़ें खरीदेंगे, देखना एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ऐसी सब चीज़ें यहाँ भी मिलती हैं। सारी दुनिया के दर्शन जब टीवी पर हो जाते हैं तो वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? कपिल कहता उसको। और तुक के सारे दिन कब तक बिताएंगे? और कहता है कि इस तरह से तुक के सारे कब तक हम दिन बिताएंगे? बच्चों ने इस बात का मजाक बना लिया और कल को तुम कहोगी अंडमान चलो घूमेंगे। ठीक है, कपिल उससे कहने लगा। तो इस तरह से देखिए, इसका मतलब हम कहीं भी नहीं जाएंगे, यहाँ पड़े पड़े एक दिन दरख्त बन जाएंगे। वो कहती है कि इसका मतलब कि हम जीवन में कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाएंगे। तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। मुझे लगता है तुम्हारे हार्मोन्स बदल रहे हैं। इस तरह से दोनों में फिर से तर्क वितर्क शुरू होता है। तुम्हारे अंदर बराबरी का बोलना एक रोग बनता जा रहा है। इन उल जलूल बातों में क्या रखा है? यानी जब भी वो कोई तर्क वितर्क करती तो जो कपिल को उसकी बातें मौलिकता लगती थी, अब उल जलूल बातें लगने लगी और उन्होंने कहा कि तुम हमेशा बराबरी की बात करने की सोचती हो। यानी आज वो शिखा को अपनी बराबरी का भी नहीं मानता। ठीक है। शिखा याद करती वे प्यार के दिन जब उसे कोई बात बेतुकी नहीं लगती थी। एक इंसान को प्रेमी की तरह जानना और एक पति की तरह पाना कितना अलग था। जिसे उसने निराला समझा वह कितना औसत निकला। यानी वह उसे सबसे निराला समझ रही थी, लेकिन वह तो औसत से भी कम ही निकला कुछ। वह नहीं चाहता जीवन के ढर्रे में कोई नयापन या प्रयोग। उसे एक परंपरा चाहिए जी हुजूरी की। उसे एक गांधारी चाहिए जो जानबूझकर न सिर्फ अंधी हो बल्कि गूंगी और बहरी भी हो। आज शिखा को ऐसा महसूस हो रहा था कि कपिल को कोई बोलने वाली पत्नी नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक ऐसी गूंगी, बहरी और अंधी पत्नी चाहिए जो न कुछ देखे, न कुछ सुने और न कुछ बोले। बच्चों ने बात दादी तक पहुंचा दी। बीजी एकदम भड़क गई। अपना काम धंधा छोड़कर काका जयपुर जाएगा? क्यों? बीबी की सैर कराने। एक हम थे, कभी अंदर से बाहर पैर नहीं रखा, कभी घर से बाहर पैर नहीं रखा, और अब जो आप तीर्थ के बहाने घूमने जाती हैं वह क्या? शिखा से नहीं रहा गया। तो शिखा ने भी पूछ लिया कि अब जो आप तीर्थ के बहाने घूमने जाती हैं उसका क्या है? तीर्थ को तुम घूमना कहती हो? इतनी खराब जुबान पाई है तूने, कैसे गुजारा होगा तेरी गृहस्थी का? तो बीजी उसे फिर से डांटने लगी कि तुम तीर्थ को भी घूमना कहती हो? काश गोदरेज कंपनी का कोई ताला होता, मुंह पर
लगाने वाला, तो ये लोग उसे मेरे मुंह पर जड़कर चाबी सेफ में डाल देते। शिखा ने सोचा, सच ऐसे कब तक चलेगा जीवन, और वह हर पल यही सोचती कि उसका जीवन किस प्रकार से चलेगा। बच्चे जो थे वो भी शहजादों की तरह बर्ताव करते। नाश्ता करने के बाद झूठी प्लेटें कमरे में पड़ी रहती। मेज़ पर शिखा चिल्लाती, यहाँ कोई रूम सर्विस नहीं चल रही है, जाओ अपने जूठे बर्तन रसोई में रखाओ। नहीं रखेंगे, क्या कर लोगी, बड़ा बेटा हिमाकत से कहता, यानी बहुत बड़े हिम्मत से वो कहता कि हम नहीं करेंगे, तुम क्या कर लोगी, ठीक है। न चाहते हुए भी शिखा मार बैठती उसे। एक दिन बेटे ने पलटकर उसे मार दिया, हल्के हाथ से नहीं, भरपूर घुसा मुंह पर। होठ के अंदर एक तरफ का मांस बिल्कुल चिथड़ा हो गया। शिखा सन रह गई। न केवल उसके शब्द बंद हो गए, जबड़ा भी जाम हो गया। बर्तन बेटे ने फिर भी नहीं उठाए। वे दोपहर तक कमरे में पड़े रहे। घर भर में किसी ने बेटे को गलत नहीं कहा, यानी जब शिखा के बेटे ने भी उसके साथ ऐसा बर्ताव किया तब भी परिवार के किसी भी सदस्य ने उसके बेटे को गलत नहीं ठहराया। बीजी एक दर्शक की तरह वारदात देखती रही। उन्होंने कहा, हमेशा गलत बात बोलती हो, इसी से दूसरे का खून खोलता है। शुरू से जैसी तूने ट्रेनिंग दी है वैसा वह बना है। ये तो बचपन में सिखाने वाली बातें हैं। फिर तू बर्तन उठा देती तो तेरा क्या घिस जाता। यानी बीजी भी शिखा को डांटने लगी कि यदि तू बर्तन उठा देती तो तेरा क्या हो जाता। उन्हीं के शब्द शिखा के मुंह से निकल गए, अगर ये रख देता तो इसका क्या घिस जाता। जैसे बीजी ने कहा उसी लहजे में शिखा ने भी कहा कि यदि ये बर्तन उठा देता तो क्या हो जाता। बदतमीज़ कहीं की, बड़ों से बात करने की अक्ल नहीं है, बीजी ने कहा। ससुर ने सारी घटना सुनकर फिर वही अपना 94 का मुहावरा टिका दिया, एज यू सो शैल यू रीप, कि जैसा बोओगे तुम वैसा ही काटोगे। कपिल ने कहा, पहले सिर्फ मुझे सताती थी, अब बच्चों का भी शिकार कर रही हो। और पति ने भी क्या कहा कि पहले तो केवल मैं सोचता था कि तुम मुझे ही परेशान करती हो, मुझे क्या पता था कि तुम बच्चों को भी मेरी तरह ही परेशान करती हो, अब उनका भी शिकार करने लग गई हूँ। देखिए, एक औरत की विडंबना देखिए कि वह किसी पर भी अपने विचार या किसी को भी अपनी बात नहीं कह सकती, ठीक है। शिकार तो मैं हूँ, तुम सब शिकारी हो, शिखा कहना चाहती थी पर जबड़ा एकदम जाम था। होठ अब तक सूज गया था। शिखा ने पाया परिवार में परिवार की शर्तों पर रहते रहते न सिर्फ वह अपनी शक्ल खो बैठी है वर्ण अभिव्यक्ति भी, यानी वह अपनी बोलने की क्षमता भी खोती जा रही है। उसे लगा वह ठूस ले अपना मुंह में कपड़ा या सी डाले इस लोहे की तार से, उसके शरीर से कहीं कोई आवाज़ न निकले, बस उसके हाथ पाँव परिवार के काम आते रहें। न निकले इस मुंह से शब्द, न निकले इस वक्त मुंह से बोल, लेकिन शब्द उसके अंदर खलबलाते रहेंगे। घर के लोग उसके समस्त रंध्र बंद कर दें। रंध्र मतलब जो भी उसके शरीर में कहीं छेद है, कहती है कि वो सारे बंद हो जाएं, फिर भी ये शब्द अंदर पड़े रहेंगे, खोलते और दहकते। जब मृत्यु के बाद उसकी चीर फाड़ होगी तो ये शब्द निकल भागेंगे शरीर से और जीती जागती इबारत बन जाएंगे उसके फेफड़ों से, गले की नली से, अंतड़ियों से चिपके हुए ये शब्द बाहर आकर तीखे, नुकीले, कटीले, जहरीले असहमति के अग्रलेख बनकर छा जाएंगे घर भर पर। अगर वह इन्हें लिख दे तो एक बहुत तेज एसिड का आविष्कार हो जाए। फिलहाल उसका मुंह सूजा हुआ है, पर मुंह बंद रखना चुप रहने की शर्त नहीं है। ये सब उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, एक बोलने वाली औरत की कहानी जो थी ममता कालिया जी के द्वारा रचित, हमने आपको बताई। पूरी कहानी को पढ़कर आपको इसके जो संवाद हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि एक पुरुष जो है वो विवाह से पहले अपने जीवन में किस प्रकार की लड़की चाहता है, लेकिन विवाह के तुरंत बाद उसका जो उस लड़की के प्रति जो उसका रवैया होता है वो किस प्रकार से बदल जाता है। उससे पहले, विवाह से पहले वो एक स्वतंत्र विचारों की, एक मौलिक चिंतन की लड़की चाहता है जो सबसे अलग थलग हो, ठीक है। और जैसे उसका विवाह होता है तो वो चाहता है कि
वो भी, उसकी पत्नी भी वैसी हो जैसे सभी परिवारों की औरतें जो चुपचाप काम करती हैं, किसी भी बात का हाँ या हाँ जी में उत्तर देती हैं। तो इस प्रकार से ही कपिल जो है शिखा से भी उम्मीद करता है कि वह भी इस प्रकार की एक सफल गृहिणी बनेगी। तो देखिए, हम देखते हैं इस पूरी कहानी में एक नारी विमर्श पर ये जो कहानी लिखी गई है, ये बहुत ही एक ज्ञानप्रद भी है और किस प्रकार से एक नारी के जो है चिंतन मनन पर आधारित है। तो इस कहानी को प्यारे बच्चों आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जल्द ही इस कहानी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय।